हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की इन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। उत्तराखंड की क्लासेस में अभी आपका उत्तराखंड का बेसिक परिचय चल रहा था, जिसकी आज या कल में ये क्लास समाप्त कर दी जाएगी। आज उत्तराखंड का जो अभी तक हमने देखा, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या हुआ था। स्टार्टिंग से देखते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले हम नामों पर चर्चा करी थी, जिसमें आपका सबसे पहले उत्तराखंड के क्षेत्र पर उत्तराखंड के नाम का बहुत पुराने धार्मिक और अधार्मिक ग्रंथों में इसके नाम की चर्चा हुई है। जिसमें फर्स्ट ऑफ आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसे देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। दूसरा, इसे वैदिक साहित्य में उसीनगर कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में इसे उत्तर कुरु कहा जाता है। और यहाँ पर आपके स्कंद पुराण में इसे खसदेश उत्तराखंड तथा खसदेश उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आप बौद्ध धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड का नाम का उल्लेख हिमवत के नाम से मिलता है। आध्यात्मिक ग्रंथों की बात कर ले तो हंसांकी सियुकी में इसके नाम की चर्चा की गई है। जहांगीरनामा में की गई है। यहाँ तक कि आपके तारीख है बदायूं में की गई है, तथा पाणिनि के अष्टधाई मेघदूत अभिज्ञान शकुंतल में उत्तराखंड के बारे में चर्चा की गई है। उत्तराखंड दो मंडलों से मिलकर बना है, जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल दो मंडल आ जाते हैं। जिसमें कुमाऊं क्षेत्र को जो दो नाम अन्य नाम है वो है आपके कुर्मांचल और दूसरा मानसखंड। कुर्मांचल इसे ऐतिहासिक रूप से इसके नाम का वर्णन किया गया है, जबकि मानसखंड जो है वो इसका नाम का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो मानसखंड का, जैसे मानसखंड स्कंद पुराण में किया गया है कुमाऊं के नाम का वर्णन, वैसे ही गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन केदारखंड नाम से स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसे तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, स्वर्णभूमि तथा किरात मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े थे, तो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र का किस प्रकार से विस्तार हुआ, इसके बारे में चर्चा की गई थी। जिसमें कुमाऊं के विस्तार को चंदों ने तथा गढ़वाल के विस्तार को परावरों ने स्थापित किया था। जिसमें आपका 700 ईस्वी में आपका सोमचंद आता है, झूसी का रहने वाला होता है, जिसे ब्रह्मदेव या बीरमदेव अपनी पुत्री का विवाह कर 15 बीघा जमीन देता है और चंपावत में वह अपने चंद्रवंश की स्थापना करता है। जिसमें राजभुंगा किले का निर्माण कराया जाता है। आगे चल के चंदों का विस्तार होता है, जिसमें गरुड़ ज्ञातजन जो होता है तराई वाले क्षेत्र को जीत लेता है। भीमताल में त्रिलोकचंद एक किले का निर्माण करता है। तथा आगे बढ़कर जैसे लास्ट कीर्तिचंद जो होता है वो सौर तथा सीरा के क्षेत्र को जीत लेता है। और लास्ट जो होता है रुद्रचंद, वो आपका अस्कोट वाले क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र को जीत लेता है। तो संपूर्ण कुमाऊं का यहाँ निर्माण हो जाता है। इसके बाद जब पवार की बात करें, तो पवार में कनकपाल जो होता है 888 ईस्वी में भारत उत्तराखंड भ्रमण के लिए आता है बद्रीनाथ के दर्शन करने। वहाँ भानु प्रताप जो होता है चांदपुरगढ़ी रियासत का, चांदपुरगढ़ी फरगने का, तो वो उसे पसंद कर अपनी पुत्री का, छोटी पुत्री का विवाह करा देता है और अपने सारे राज्यपाट सौंप कर खुद बद्रीनाथ दर्शन को चले जाता है। उसने कनकपाल ने पवार वंश की यहीं से नींव रखी थी। धीरे धीरे पवार वंश द्वारा गढ़वाल क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिसमें अजय पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने 52 गढ़ों को जीत के गढ़वाल क्षेत्र का निर्माण किया। इसी तरह से कई गढ़ों को मिलाकर जब इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा गया, यानी कि ये भी कहा जाता है कि अजय पाल के 52 गढ़ों को जीतने के कारण इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा गया। इसके बाद इसका विस्तार हो जाता है और यहाँ पर पवार और चंद वंशों का शासक होने लगता है। धीरे धीरे समय बदलता है, तो यहाँ गोरखाओं का आक्रमण होता है, जिसमें गोरखा आक्रमण एक बार यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप आता है। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ गोरखा आक्रमण होता है। गोरखा आक्रमण 1803 से 1804 के बीच में होता है, जहाँ प्रद्युम्न शाह मारा जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध में। और फिर उसके वीरगति के बाद यहाँ पे गोरखा शासन स्थापित होता है, जबकि कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो चुका था। तो इसलिए इसके बाद जो है संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित हो चुका था। प्रद्युम्न शाह के मरने के बाद उसका एक नाबालिग पुत्र था, जिसे उसके राज दरबारी लोगों ने बचा लिया था। और वही राजदरबारी
लोगों से बचा हुआ सुदर्शन शाह जो था आपके प्रद्युम्न शाह का पुत्र, बाद में अंग्रेजों की मदद से क्या करता है कि गढ़वाल क्षेत्र पर फिर से आक्रमण करता है। क्योंकि उस टाइम पर जब सुदर्शन शाह होता है, कुमाऊं क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में अभी भी गोरखा थे। तो गोरखाओं को भगाने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश शासन से मदद मांगी, जिसने ब्रिटिशों ने संगोली की संधि की और 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि की जाती है, तथा जिसमें नेपाल के जो शासक जो गोरखा होते हैं वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। फिर ब्रिटिशों के द्वारा दोबारा से लड़ाई करने उनको करने पर आक्रमण करने पर 4 मार्च 1816 में संगोली की संधि में हस्ताक्षर किए जाते हैं और यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में सुदर्शन शाह को वहाँ पे टिहरी रियासत के नाम से उसके शासन के लिए एक क्षेत्र दे दिया जाता है, जिसे राजधानी टिहरी होती है। फिर इसके बाद जो है गढ़वाल क्षेत्र में एक गैर नियमित क्षेत्र से ब्रिटिश शासन होता है, तथा कुमाऊं में कुमाऊं मंडल की स्थापना की जाती है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1815 में की जाती है, 1816 में की जाती है और उसका मुख्यालय जो है उसका मुख्यालय अल्मोड़ा को बना दिया जाता है। कुमाऊं मंडल कुमाऊं कमीशन द्वारा संचालित होता था, तथा इसी तरह से जब कुमाऊं मंडल बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि गढ़वाल में भी राजधानी परिवर्तन की आती है। 1839 के समथिंग जिले के निर्माण किया जाता है। वो पौड़ी गढ़वाल होता है फर्स्ट जिला और उसे ही गढ़वाल क्षेत्र का राजधानी स्थापित घोषित कर दी जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देहरादून की स्थापना 1871 में होती है। उसके बाद जो अल्मोड़ा और नैनीताल थे उनको जिले घोषित कर दिया जाता है 1891 में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय होता है। टिहरी जिले की स्थापना की जाती है। 1960 में 3 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें चमोली आपका टिहरी से और आपका पौड़ी गढ़वाल से जिला कट के बनता है। सॉरी, जो आपका उत्तरकाशी होता है वो टिहरी से आपका जिला कट के बनता है, तथा पौड़ी से आपका चमोली जिले की स्थापना होती है, तथा अल्मोड़ा क्षेत्र से आपकी पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हो जाती है। 1888 में हरिद्वार की स्थापना होती है। 30 सितंबर 1895 में आपके उधमसिंह नगर की जिले की स्थापना होती है, जबकि 15 सितंबर 1897 में आपके चंपावत और बागेश्वर जिले की स्थापना होती है और 16 सितंबर 1897 को रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार जिलों का गठन हो जाता है, जिसके बाद हमारे राज्य गठन में आपका 1902 में हमारे जो उत्तराखंड क्षेत्र था वो अवध तथा आगरे का एक संयुक्त प्रांत के रूप में आया, तथा 1937 में इसे संपूर्ण संयुक्त प्रांत के नाम से कहा जाने लगा, तथा 26 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम के साथ साथ उत्तराखंड का नाम भी सब अपना एक एरिया शामिल था, मतलब वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश कहलाया जाता था। लेकिन फिर एक हिमालय क्षेत्र के निर्माण की बात हुई तो वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल के नाम से एक हिमालय राज्य बनाया जाता है। ये आपका देश का 27वां राज्य तथा हिमालय राज्यों में 11वें नंबर पर आता है। इसकी राजधानी देहरादून बनाई जाती है, तथा इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो आपकी 2020 में 8 जनवरी को बनाई गई, वो ग्रेशियन को घोषित कर दिया गया। इस प्रकार 13 जिलों को हटाकर यहाँ पर हिमालय राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड नाम जो था 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर रखा गया, तथा इसमें 13 जिले थे। 13 जिलों का हम ट्रिक के माध्यम से करा था हमने, उटी देह चने अपी पोरु उवाच। तो ये हमारे क्या थे, 13 जिलों के नाम थे। 13 जिलों की फिर हमने इसमें उत्तराखंड की स्थिति तथा विस्तार के बारे में बात करी थी, जिसमें उत्तराखंड की स्थिति आपके देशांतर तथा अक्षांशीय रेखाओं के अनुरूप होती है। तो जैसे हमारे ग्लोब में, संपूर्ण ग्लोब में उत्तराखंड भारत की जो स्थिति होती है वो उत्तर पूर्वी होती है, तो उत्तराखंड की दिशा भी क्या उत्तर पूर्वी होगी। तो यहाँ पे अक्षांश जो विस्तार था वो आपका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट जैसा था, और आपका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक था। तथा नेट देखते हैं अगर हम इनके जो स्थिति जो इनका घेराव है उसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो अक्षांशीय विस्तार था तो 2 डिग्री के समथिंग था, तथा जो देशांतरीय विस्तार था वो 3 डिग्री के समथिंग था। तो यहाँ पर आपका स्थिति तथा विस्तार पे आपकी चर्चा हो गई थी। इसके बाद उत्तराखंड की इससे आसपास के पड़ोसी देशों की चर्चा की गई, जिसमें आपके उत्तराखंड के पड़ोस में
जो हमारी कल की क्लास के सेशन में हुआ था, तो एक बार हम उसको मैपिंग के द्वारा हम फटाफट आपको एक बार और रिवीजन कर देते हैं कल की क्लास का। मोस्टली हमने जो पिछली क्लासें थी वो अगले दिन हमने उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करा था। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये उत्तराखंड जिला बना, यहाँ पर सॉरी उत्तराखंड राज्य की मैप बनाया गया, जिसमें आपका यहाँ पर उत्तराखंड बना दिया जाता है। यहाँ आपका उधमसिंह नगर होता है, यहाँ आपका हरिद्वार जिला आ जाता है, यहाँ आपका चंपावत आ जाता है, यहाँ आपका नैनीताल होता है, और यहाँ से आपका जाता है पिथौरागढ़, ये आपका अल्मोड़ा हो गया, और ये आपका बागेश्वर हो गया। ये आपका होता है देहरादून वाला ज़िला। यहाँ से कट के आपका जाता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के जस्ट ये आपका होता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के पास में होता है आपका टिहरी गढ़वाल, और ये आपका जाता है यहाँ से ये पौड़ी गढ़वाल। तो ये हो गया आपका हरिद्वार, ये पौड़ी गढ़वाल, ये देहरादून, ये आपका हो गया टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये हो गया आपका अल्मोड़ा, ये आपका नैनीताल हो गया, ये चंपावत हो गया, ये यूएसएन हो गया। तो ये थे हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमारे नेपाल को टच करते थे, नेपाल को टच करते थे। और ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ये हमारे चाइना को टच करते थे, चाइना को टच करते थे, चाइना तिब्बत को, सॉरी ऐसे लिख देते हैं अभी, क्योंकि हमारी क्या चल रही है अभी रिवीजन क्लास चल रही है, तो फटाफट निपटाते हैं। ये हमारा जो करते थे ये यूपी के क्षेत्र को टच करते थे, 5 जिले। तो 5 जिले किसको टच करते थे? यूपी को टच करते थे। यहाँ से एक हरियाणा को टच करता है, और यहाँ से जो 2 जिले हैं आपके ये आपके हिमाचल यानी कि एचपी को टच करता है। ये आपके ज़िले हो गए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला ज़िला है वो आपका पिथौरागढ़ ज़िला है। तथा 5 ज़िले जो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, जिसमें यहाँ आपके ये ज़िले जो हैं राज्यों के साथ ज़िले में आते हैं। 4 आंतरिक ज़िले थे, जिसमें आपके 2 कुमाऊँ के और 2 गढ़वाल के थे। बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ के आंतरिक ज़िले हो गए। रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल आपका गढ़वाल क्षेत्र के आंतरिक जिले हो गए। जिसमें सर्वाधिक जिलों से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका पौड़ी गढ़वाल जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पर आपके जो जिलों को टच करता है ये जो आपका ज़िला है ये 7 को टच करता है यहाँ पर। इसके बाद हमारी जो थी इसकी जो लंबाई रही थी वो 358 रही थी, और यहाँ पर आपकी रही थी आपकी 320 रही थी। और इसमें आपका जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल था वो आपका क्षेत्रफल रहा था 5,483 किलोमीटर स्क्वायर रहा था। इनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला ज़िला था चमोली था, और ये आपका उत्तरकाशी हो गया, और फिर आपका पुरगा। यहाँ पर आपका चमोली के जो क्षेत्रफल था वो 8,030, 8,016, और ये जाएगा 7,090। और आपका इसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल था वो था आपका 5,342। तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 5,342 इसी के समथिंग आपका क्या आता है पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल हो गया। फिर आपका क्या आता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। मैंने कहा था आपको कुमाऊँ गढ़वाल करके आप कर सकते हैं। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। इसके बाद हो जाएगा आपका उधमसिंह नगर। यहाँ पे आपका 5वें नंबर पे नैनीताल आता है। फिर आपके 3 जिले बचते हैं जिनका 3 के फॉर्म में था। इसमें 3,088 के फॉर्म में, 3,642, और एक होता है 3,129। यहाँ पे 3,088 और यहाँ 3,642 था, और आपका यहाँ पे 3,129 हो गया। ये आपके क्या थे 3 जिले जैसे अन्य, तो सारे क्षेत्र हमने कर लिए थे एक बार। फिर ऐसे आगे हम आज बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रतीकों चिन्हों के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पर मैंने आपको ये उत्तराखंड जो 11वें हिमालय राज्य के रूप में उभर कर आया था, वहाँ पर 11 हिमालय राज्यों के बारे में अभी चर्चा नहीं की गई थी। मैंने कहा था आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे 11 हिमालय राज्यों के बारे में। तो 11 हिमालय राज्य के
जो हमारा 11वें नंबर पर उत्तराखंड बना वो किस तरह बना। तो हमारा जो 10 हिमालय राज्य हैं उनकी हम डेट वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है असम। तो हमारा जो असम हिमालय राज्य है, असम असम उसकी स्थापना जो हुई थी हिमालय राज्य के रूप में। तो 11 हिमालय राज्य, 11 हिमालय राज्य, ये 11 हिमालयी राज्य हुए, जिसमें असम की जो हुई थी 1947। तो मोस्टली आप देखें कि उत्तराखंड या संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, 1 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो हम उससे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो जो हमारा सबसे पहले का जो हिमालय राज्य था वो असम था। ये हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले, यानी कि ये ब्रिटिश काल में ही हिमालय राज्य घोषित किया जा चुका था। तो ये असम जो है पहला हिमालय राज्य है जो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि एकमात्र ऐसा हिमालय राज्य है स्वतंत्रता से पहले क्या है, हिमालय राज्य घोषित कर दिया गया था। तो 1947 से पूर्व कौन सा है, असम। तो फर्स्ट हिमालय राज्य असम। और इसके बाद जो 26 अक्टूबर 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तथा जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि जो भी हमारे राज्य वगैरह थे वो क्या हुए, भारत में विलय हुए, जिसमें से कुछ राज्य जो है भारत में 1947 के टाइम पे विलय नहीं हुए। कुछ भाषा के टाइम पे कुछ किया, इनका अपना चल रहा था कि हमारा अपना वहाँ पे गणतंत्र स्वतंत्र अपना एक गणराज्य बनाएंगे। तो इस रूप में एक जम्मू कश्मीर और एक आपका जैसे टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 को होता है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका विलय भी भारत में आपका 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। वहाँ का राजा हरि सिंह था, जो भारत में विलय के लिए कहते हैं मान नहीं रहा था। जिसमें उसके बाद में जब पाकिस्तान द्वारा वहाँ से सेना भेजी गई, तो जब आक्रमण हुआ तो उसने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ विलय पे हस्ताक्षर कर दिए। तो 26 अक्टूबर, तो पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। आप अपनी 26 जनवरी जो हमें क्या मिला था, हमारा गणतंत्र संविधान बना था, तब उसी समय उसी डेट के अकॉर्डिंग आप 26 याद कर सकते हैं। और 1947 आप स्वतंत्रता के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। तो यहाँ लिख देते हैं 26 अक्टूबर 1947। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ है यहाँ पर। फिर आता है ये 1947 के बाद आपका आता है 1963। 1963 में जो था नागा जनजाति वाला क्षेत्र था। इसमें नागालैंड वाला जो राज्य है, नागालैंड को हिमालय राज्य घोषित कर दिया गया। तो 1963 में हिमालय राज्य नागालैंड को घोषित कर दिया गया था। और 1971 का टाइम आता है। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को हिमालय राज्य घोषित कर दिया जाता है। जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है यहाँ इसे, तो ये क्या मिल जाता है, पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिलता है तो इसे हिमालय राज्य घोषित कर दिया जाता है 1971 में। फिर आता है 1972 की बात है। 1972 में क्या होता है कि आपके तीन राज्य होते हैं उनको हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। और ये तीन राज्य आपके जो पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपके 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से ये आपके 3 राज्य हुए, जिसमें आपका जो आप याद कर सकते हैं MTM के माध्यम से। तो 3 राज्य 1972 में जुड़े आपके MTM। इसमें आप लिख सकते हैं मेघालय, त्रिपुरा, और तीसरा था आपका मिजोरम। सॉरी, यहाँ पे आपका था मणिपुर। मेघालय जो था आपका बाद में आया। ये हो गया आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम था, ये आपका मेघालय था। आपका जो मिजोरम आया वो बाद में आया। तो ये हो गया मेघालय,
मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ पे आ गया था मणिपुर। मणिपुर। तो ये आपके 3 राज्य थे जो क्या कहते हैं हिमालय राज्य घोषित किए 1972 में, आपके हिमालय राज्य बने थे। आप मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये याद रखते हैं। जबकि मिजोरम, जो आपका मिजोरम राज्य है वो आपका बाद में हिमालय राज्य बनता है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे ये मेघालय, मणिपुर और मिजोरम तीनों राज्य 7 सिस्टर्स में ये आते हैं और तीनों का नाम जो है म से ही स्टार्ट होता है। तो आप याद कर सकते हैं मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, इनको जरा देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा वो राज्य है जो बाद में हिमालय राज्य घोषित किया गया था। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम था। इसके बाद आता है 1973 का टाइम आता है, यहाँ पर आपका 1975 का टाइम आता है, जहाँ पर आपका एक राज्य और हिमालय राज्य घोषित किया जाता है, वो आता है आपका सिक्किम। तो आपका जो है सिक्किम राज्य होता है, तो आप 1947 में क्या है बहुत से राज्यों का विलय नहीं हुआ था। इसी क्रम में सिक्किम का विलय भी भारत में हुआ, इच्छा से विलय। अपनी इच्छा से ही क्या हुआ भारत में विलय हुआ। तो कब हुआ था 1975 में सिक्किम राज्य जो होता है भारत में विलय होता है और हिमालय राज्य घोषित कर दिया जाता है। और फिर आता है 1978 का टाइम। 1978 में क्या होता है कि आपका जो मिजोरम रह गया था वो वाला राज्य हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। मिजोरम राज्य को हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। फिर 1987 में आपका एक राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो है मिजोरम 1978 में और आपका मणिपुर और मेघालय जो था 1972 में। तो आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश 1987 में। फिर आता है 9 नवंबर सन 2000। यहाँ तो आप जानते ही होंगे 9 नवंबर को आपका कौन सा राज्य हिमालय राज्य घोषित किया गया था, वो हो गया आपका उत्तराखंड। ये हमारा राज्य उत्तराखंड था, जिसका 9 नवंबर सन 2000 में 11वें हिमालय राज्य के रूप में क्या हुआ गठन किया गया। तो आपका असम का हुआ 1947 से पूर्व, यानी कि 1947 ब्रिटिश काल में ही हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। जम्मू कश्मीर का 1947 में होता है। 1963 में नागालैंड होता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश। ये क्या होता है, ये भी पूर्ण राज्य घोषित किया जाता है। 1972 में MTM मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्यों को हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। सिक्किम जो होता है 1975 में। 1978 में मिजोरम को, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और 9 नवंबर सन 2000 को 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को हिमालय राज्य घोषित किया जाता है। जब यहाँ हिमालय राज्य घोषित किया जाता है तो इसमें क्या होती है, कुछ लोकसभा की सीटें होती हैं और कुछ विधायकों की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है 70 विधायकों की सीटें थी, यानी कि आपकी राज्यसभा में विधायक की संख्या। और यहाँ पर आपकी जो लोकसभा की सीटें थी वो थी 5 लोकसभा सीट। बाकी और जो अदर स्टेट हैं उनमें मैंने लिखा विधायकों की संख्या और लोकसभा की सीटें मेंशन कर रखी हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इनमें से हमारा हो नहीं सकता है कि कुछ आए, लेकिन मैंने मेंशन की है। आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड का पूछ सकता है कि 70 विधायकों की संख्या थी और 5 लोकसभा, जिसमें आपकी 2 SC ST की सीटें भी होती हैं। तो चलिए इतना आपको आई होप समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। तो फिर इसको मिटा देती हूँ मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये हो गया आपका
अब बात करते हैं, वैसे हमारा आगे भी एक एक दो टॉपिक और है, बट अभी क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक परिचय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उत्तराखंड का शासन प्रशासन है, वो मैं आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री जब हो जाएगी तो हमारा क्या होगा कि हमारा संविधान बनेगा, जब हमारे उत्तराखंड का गठन होगा उस टाइम पर मैं आपको उत्तराखंड का शासन प्रशासन कर दूंगी, उसमें आपका पंचायती राज जी वगैरह आ जाएंगे। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है उत्तराखंड का बेसिक परिचय में, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। तो मोस्टली हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमें नॉलेज के लिए भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका किस टाइप का है, और उसमें हमारे राज्य पशु कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है। तो आज हमारा थोड़ा ही उसमें कवर हो पाएगा, तो फटाफट हम आज देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह। तो हम स्टार्ट करते हैं, राज्य प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह आज जो हम करेंगे सिर्फ प्रतीक चिन्ह के बारे में करेंगे, बाकी राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य इसके बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। और हमारी मोस्टली ये कल क्लास हमारी एंड हो जाएगी, और हम जो परसों से क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और वो काफ़ी, जब तक आपका उत्तराखंड का गठन और उत्तराखंड का कंप्लीट नहीं हो जाता है, हमारी हिस्ट्री चलती रहेगी इसी तरह रेगुलर क्लासेस में। तो उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड का जो प्रतीक चिन्ह है, सबसे पहले आप देखेंगे कि डायमंड किस टाइप का होता है। डायमंड होता है इस टाइप में, ये आपका डायमंड होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे से इस टाइप में होता है ये। तो इसी तरह से मतलब इसी के थोड़ा सा इसके फिगर जैसा हमारा क्या होता है, उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह में एक डायमंड के रूप में, ये जो आपका है ये डायमंड के रूप में क्या होते हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ होते हैं। मैं बीच में लिख देती हूँ, बीच में बनाई थी। ये जो आपका डायमंड के रूप में क्या होता है, ये पहाड़ों की 3 संरचना होती है, यानी कि पहाड़ों की 3 चोटी होती है, जिसमें से बीच की चोटी जो होती है वो ऊंची, और जो अन्य 2 चोटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ी कम हाइट की होती हैं। और ये जो होता है ये लाल कलर का होता है, यहाँ पर क्या होता है, लाल रंग का होता है। प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो शासन प्रशासन यानी कि हमारे कोई सा भी उत्तराखंड के राजकीय कार्य किए जाते हैं, राज्य कार्यालयों में हमारे जो सरकारी विभागों में यूज़ किया जाता है, वो हमारा होता है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक। तो किसी भी राज्य या फिर राज्य का एक प्रतीक चिन्ह होता है, इसी तरह से उत्तराखंड का एक प्रतीक चिन्ह है। तो ये जो रंग यहाँ पर जो आपका कलर होता है वो होता है रेड कलर का, यहाँ पर आपका रेड कलर का होता है। और ये जो होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। इनसे इतना मतलब नहीं है जितना ये रेड कलर का होता है, इससे मतलब है। नीचे क्या होती है, 4 नदियों की धाराएं होती हैं, इस टाइप में 4 नदियों की धाराएं होती हैं। 4 नदियों की धाराएं में पहली गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी पश्चिमी गंगा, और चौथी जो होती है वो होती है काली पश्चिमी रामगंगा। या आप इसे सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आप पश्चिमी रामगंगा यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप यमुना, ये एक सीक्वेंस हो जाएगा, और ये हो गया गंगा। तो जैसे हमारे उत्तराखंड में हमारी नदियाँ बहती है, यहाँ पे आपकी यमुना जाती है, यहाँ से आपकी गंगा नदी जाती है, यहाँ आपकी पश्चिमी रामगंगा, और यहाँ पर आपकी काली नदी होकर जाती है। तो यमुना गंगा पश्चिमी रामगंगा, और आपका यहाँ पर हो जाएगी
काली नदी। तो ये जो 4 नदियाँ हैं वो किस में दिखाई गई है? उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में दिखाई गई है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर हमारे यहाँ पर एक अशोक की लाट बनी होती है। अशोक की लाट बनी होती है। यहाँ पर आपकी अशोक की लाट बनी होती है। अशोक की लाट बनी होती है और इसी लाट के नीचे यहाँ पर आपके क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये आपके अशोक की लाट के नीचे लिखा होता है यहाँ पर। तो इसके बाद जो आपके ये चिन्ह में क्या होता है? ये आपका ये और ये वाला भाग जो होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का होता है। तो मैं ये कलर के बारे में भी अभी बताऊंगी। और ये इस राउंड में होता है प्रतीक चिन्ह। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह। तो जो लाल रंग है वो दिखाता है हमारे शहीदों की रक्त को। शहीदों के रक्त को दिखाता है। यानी कि उत्तराखंड के उत्तराखंड के निर्माण में या फिर उत्तराखंड में किन किन शहीदों का योगदान था, तो उनके बारे में योगदान और उनके रक्त को बताता है लाल। और सफ़ेद जो बताता है वो उत्तराखंड में शांति का प्रतीक होता है। शांति प्रतीक। तो ये होता है शांति का प्रतीक। और यहाँ पर जो आपका सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से दिया गया है। मुंडकोपनिषद। ये जो आपका सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से दिया गया है। तो ये इतना ओवरऑल उत्तराखंड का क्या होता है? राज्य प्रतीक चिन्ह होता है। ये प्रतीक चिन्ह होता है हमारे राज्य के कार्यालय विभागों सरकारी उसमें ये हमारा प्रतीक चिन्ह यूज़ किया जाता है। तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और इससे आगे जो राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य जो वृक्ष है और आपका जो भी आपके राज्य की चीज़ें हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।